साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हर दिन हजारों रिज्यूमे सबमिट होते हैं, लेकिन 8 सेकंड के अंदर ही बहुत सारे ऐसे रिज्यूम्स हैं जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं। गलती यहाँ पे आपकी नहीं है या फिर आपके स्किल्स की नहीं है। गलती है आपके रिज्यूमे को एटीएस के थ्रू गलत तरीके से पढ़े जाने में और आपके सीवी को गलत तरीके से बनाए जाने में। तो क्या होती हैं रिज्यूम या सीवी की सबसे बड़ी गलतियां और क्यों आपके साइबर सिक्योरिटी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एक अच्छा रिज्यूमे बनाया जाए और कैसे आप एक रिज्यूमे को अच्छा बना के एटीएस के थ्रू बाईपास करवा सकते हैं। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी रिक्रूटर्स एक्चुअल में आपके सीवी में क्या देखना चाहते हैं और क्या आपका सीवी उनको शो करता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से एक अच्छा रिज्यूमे बनाना चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग अ साइबर सिक्योरिटी जॉब। सो अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, सीवी बहुत अच्छे से बना रखा है, लेकिन अगर सही जगह हाईलाइट नहीं हुआ तो कोई आपके रिज्यूमे को देखेगा भी नहीं। सो वीडियो के अंदर जरूर देखना अगर आप भी चाहते हो आपका साइबर सिक्योरिटी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट भी दूंगा जिसको यूज करके अपने रिज्यूमे बना सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का रिज्यूमे होना चाहिए और कहाँ पे कौन से स्किल्स मेंशन होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 तरह की वर्ड फाइल बनाई है। पहला तो वो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसा रिक्रूटर्स आपके रिज्यूमे को देखते हैं और कैसा रिज्यूमे आपको बनाना चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सेकेंड फाइल में हम बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हो तो किस तरह का रिज्यूमे आपको बनाना है। थर्ड में हम बात करने वाले अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी और इन सम अदर डोमेन, सो हाउ यू कैन मेक योर रिज्यूम बेटर। सो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज जहाँ पे हम समझने वाले हैं रिक्रूटर्स पीओवी कि हाउ योर साइबर सिक्योरिटी रिज्यूम इज एक्चुअली रीड, एंड देन हम यहाँ पे समझते हैं बाकी चीजों के बारे में। सो सबसे पहले हम समझेंगे रिक्रूटर्स पीओवी यानी कि रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ योर साइबर सिक्योरिटी रिज्यूम इज एक्चुअली रीड। सो एवरेज रिज्यूम स्कैन टाइम जो होता है एटीएस का, इट इज बिटवीन 6 to 8 सेकंड, यानी कि 6 से 8 सेकंड में जज हो जाता है आपके रिज्यूमे कि ये रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड होगा या फिर नहीं होगा। सो वही 6 to 8 सेकंड में आपको अपना रिज्यूमे बेटर करना है ताकि वो एटीएस से आगे जाके बाईपास हो जाए। देन हम यहाँ पे आते हैं सीएस सर्टिफिकेट इज नॉट इक्वल्स टू शॉर्टलिस्ट। अब जितने भी फ्रेशर्स जॉब अप्लाई करते हैं वहाँ पे कई बार वो डालते हैं कि हमने सीएस सर्टिफिकेट कर रखा है, इट मीन्स कि हमें जॉब मिल ही जाएगा, बट this is not the reality. I have already uploaded a video on this that CS certificate is not equal to a guaranteed job. So हमेशा रिज्यूमे में ये कभी गलती ना करें। कोई भी आपने सर्टिफिकेशन कर रखा हो, इट कैन बी और CH, OSCP, EJPT, कभी भी अपने जो सर्टिफिकेशन के हेडलाइन को रिज्यूमे की हेडलाइन ना बनाएं। देन हमारे पास आता है स्किल्स प्लस प्रूफ इक्वल्स टू कॉल बैक। हाँ, अगर आपके स्किल्स होंगे, आपके उसमें प्रूफ आपने कर दिया, ऑफकोर्स आपको एक कॉल बैक जरूर आएगी। चलिए हम बात करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में फर्स्ट 3 सेकंड में डिसाइड होता है कि रिजेक्ट और कंटिन्यू। इंस्टेंट रिजेक्शन ट्रिगर क्या करते हैं एटीएस को, CES सर्टिफाइड एथिकल हैकर एज हेडलाइन। आपने एक रिज्यूमे बनाया, रिज्यूमे में आपने टाइटल में लिख दिया सर्टिफाइड एथिकल हैकर, आपका रिज्यूम कैंसिल होने के, रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन फ्रेशर रिज्यूम विद ओनली सर्टिफिकेशन। आप फ्रेशर हो, आपने वहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस तो आप ऑफकोर्स मेंशन नहीं कर सकते हो, बट आपने वहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेशन लिस्ट कर दी। तो सर्टिफिकेशन की जगह आप क्या लिस्ट कर सकते हैं हम आगे जाके देखेंगे। देन नो टूल्स मेंशन। आपने सर्टिफिकेशन लिस्ट कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह के टूल्स, किसी भी तरह के स्किल्स आपने वहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी हैं, आपके रिज्यूम रिजेक्ट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन बज़वर्ड्स विदाउट प्रूफ। कई बार हमारे पास ऐसे रिज्यूमे भी मैंने देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बज़वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल गूगल सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, गूगल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बट अगर उनसे इन रियलिटी पूछा जाए तो उनको कुछ नहीं पता होता। तो वहाँ पे बज़वर्ड से आपका रिज्यूम कैंसिल होने, रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टेप 2 रिज्यूमे हेडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिज्यूम का जो हेडर होता है, यानी कि जो टॉप आपका पार्ट होता है रिज्यूमे का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी हेडलाइन में क्या आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बैड हेडर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट CS सर्टिफाइड इज टोटली अ बैड हेडर। अगर आप इस तरह कुछ मेंशन कर रहे हो तो वहां पे आप रिजेक्ट होने के चांसेस वापस से बढ़ जाते हैं। गुड हेडर क्या होगा, सॉक एनालिस्ट इंटर्न, ओसिन प्रैक्टिशनर, सिम एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। सो अगर आप ब्लू टीमिंग के लिए कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो तो इस तरह के आपके जो हेडर दिखने चाहिए, ना कि
सर्टिफाइड एथिकल हैकर या फिर OSCP या फिर जो भी आपने सर्टिफिकेशन कर रखा हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट आप यहाँ पे जो आपके स्किल्स हैं उसको हेडर में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सॉक एनालिस्ट इंटर्न ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर रहा हो तो उसने यहाँ पे इस तरह से डाला। देन हम अपने से ओसिन प्रैक्टिशनर आप जो काम करते हो वो आपने यहाँ पे डाला है। सेम एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो काम आपको आता है आपने वो हेडलाइन पे डाला है, तो वहाँ पे आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे रोल बेस्ड हेडलाइंस ऑलवेज ज़्यादा वेटेज मिलेगा देन सर्टिफिकेट बेस्ड हेडलाइन, यानी कि जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सॉफ्ट के लिए रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेयर एज अगर आप वहीं पे अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर के जॉब रोल के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर जॉब रोल के अकॉर्डिंग जो आपके पास हेडलाइंस होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड नाउ अडेज वी आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड विद द हेल्प ऑफ AI यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है रोल बेस्ड हेडलाइंस निकालना। तो आप सिंपल AI की हेल्प से रोल बेस्ड हेडलाइन निकाल के अपने CV में अटैच कर सकते हो। थर्ड स्टेप में स्किल सेक्शन की हम बात करते हैं। स्किल सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर रिज्यूमे बिकॉज स्किल्स ऑलवेज हैव एन अपर हैंड देन सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन हमेशा बाद में आएंगे, स्किल्स हमेशा आपके टॉप ऑफ द गेम में रहेगी। तो यहाँ पे स्किल्स को मेंशन करना कभी ना भूलें अपने पूरे रिज्यूमे में। अब यहाँ पे बैड स्किल्स में क्या रहेगा, जैसे एथिकल हैकिंग आपने लिख दिया, साइबर सिक्योरिटी लिख दिया, नेटवर्किंग लिख दिया, ये आपकी बैड स्किल्स में आएगी। बट अगर हम गुड स्किल्स की बात करते हैं तो गुड स्किल्स कैसा, जैसे आपने टूल्स लिखा, अब किस तरह के टूल्स पे आपको काम करना आता है, किस टूल्स में आपकी प्रोफिशिएंसी है, वो दैट यू हैव टू मेंशन इन रिज्यूमे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे है टूल्स, Nmap, बर्बसूट, वायरशेल, स्प्लंक। अब ATS को लगेगा आपको इतने टूल्स पे काम करना आता है, तो वहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाएंगे आगे फॉरवर्ड करने के। देन ब्लू टीमिंग के कौन से टूल्स आपको आते हैं, देन OSINT के कौन से टूल्स आते हैं, फ्रेमवर्क आपको कौन सा पता है, कंप्लायंस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन that you can also mention. Then recruiters thought this person has touched real tools. तो अगर आपको real tools पे काम करना आता है, so mention those tools, ना कि इस तरह से skills mention करना कि ethical hacking, cyber security network is very common and ये बहुत ज़्यादा रिज्यूमे में आपको देखने को मिलेगा जो कि फ्रेशर के रिज्यूमे हो, क्योंकि उनके पास प्रोफिशिएंसी नहीं होती स्पेसिफिक टूल्स पे, दैट इज वाई वो इस तरह के से मेंशन करते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं, आपको इस तरह से मेंशन करना है। देन यहाँ पे स्टेप 4 में आता है एक्सपीरियंस सेक्शन। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेशर भी हो तो यहाँ सेक्शन आपको फुलफिल करना होगा अगर आपके पास इन रियल टाइम कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं है। सो क्वेश्चन आता है अगर कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप एक्सपीरियंस कैसे मेंशन करोगे। सो बिगेस्ट मिथ क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है कि फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते। तो बिगेस्ट मिथ यही लगता है, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि वहाँ पर रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है। सो बेसिकली सॉक एनालिस्ट का अगर आपने हैंड्स ऑन भी लैब्स कर रखे हैं, अगर आपने लेट्स डिफेंड का यूज़ किया है, सिक्योरिटी टीम का यूज़ करा है, हैक द बॉक्स का इस्तेमाल करा है, तो वहाँ पे भी आपके लैब्स को जो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने हैंड्स ऑन काम करा है इन लैब्स पे, इन CTFs पे, इन प्रोजेक्ट्स पे, तो वही आपके एज एक्सपीरियंस काम आएगा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, यानी कि जिस भी काम को आप कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, उसमें जो आपको लर्निंग्स मिली, उसमें जो आपको फीलिंग मिला, उससे आप क्या सीखे, वो सारा एक्सपीरियंस में आता है आपको, राइट। तो आप ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सॉक एनालिस्ट आपको नजर आ रहा होगा, इन्वेस्टिगेटेड ब्रूट फोर्स एंड फिशिंग अलर्ट यूजिंग सिम, एनालाइज विंडोज इवेंट लॉग्स एंड नेटवर्क ट्रैफिक, मैप अटैक टू द मीटर अटैक टेक्निक। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि आपने इन चीज़ों पे काम करा है, इन चीज़ों पे लर्निंग ली है। तो बेसिकली ये बीट कर देगा आपकी कंप्लीट सर्टिफिकेशन को। कुछ भी अगर आप देखो, मेनली अगर आप CH की बात करते हो, एंड आई एम नॉट डिमेनिंग एनी सर्टिफिकेशन, और मैं किसी सर्टिफिकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। एवरी सर्टिफिकेशन इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट डिपेंड ऑन द पर्पस, आप किस पर्पस से सर्टिफिकेशन कर रहे हो। इनफैक्ट मेरे खुद के पास CS सर्टिफिकेशन है, EJPT है और कई सर्टिफिकेशन है, बट मैं ये सर्टिफिकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। बट प्रॉब्लम इज कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन पर रिलाय ना करें, आप उसके साथ अपने स्किल्स भी एनहेंस करें। देन स्टेप 5 में आते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन। अब ये आपका एक गोल्ड सेक्शन साबित हो सकता है, बिकॉज प्रोजेक्ट में ही आप सीखते हैं रियल एक्सपीरियंस, रियल वर्कफ्लो, और कैसे आप ट्रबल शूटिंग करते हो, सब आप प्रोजेक्ट में ही करोगे। सो प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना ना भूलें इफ यू आर अ फ्रेशर, बिकॉज प्रोजेक्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्रूटर्स को बता सकते हो कि मैंने इस डोमेन के अंदर इस पे काम किया है, मैंने ये प्रॉब्लम पे वर्क करके सोल्यूशन निकाला, ये सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, फिशिंग डिटेक्शन प्रोजेक्ट, इसमें आपने क्या करा, एनालाइज्ड ईमेल हेडर्स एंड URLs, यूज्ड वायरस स्टोरर एंड OSINT टूल्स, डॉक्यूमेंटेड अटैक फ्लोज एंड मिटिगेशन। देन आपने एक बनाया वेब पेन टेस्ट, जहाँ पे आपने फाउंड SQLi एंड एक्सेस इन टेस्ट एनवायरनमेंट, यूज वर्बसूट एंड मैनुअल टेस्टिंग, क्रिएटेड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। अब इससे पता चला है कि आपको ये चीज़ें आती हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी आती हैं, लॉग्स अलर्ट्स को देखना आता है, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना आता है, इससे आपका ये साबित होता है। अब यहाँ पे स्टेप 6 में आता है सर्टिफिकेशंस।
अब हमारे पास आता है सर्टिफिकेशन का पार्ट। अब सर्टिफिकेशन की प्रायोरिटी जनरली लो रहती है बिकॉज़ स्किल्स की प्रायोरिटी, प्रोजेक्ट्स की जो प्रायोरिटी होती है, वो हमेशा हाई रहती है। अब यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो बेस्ट वे टू लिस्ट क्या है? ईजेपीटी, हैंड्स ऑन, ब्लू टीम लेवल 1, गूगल साइबर सिक्योरिटी। अब वर्स्ट वे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो है सीईएच हाइलाइट ऑन द बोल्ड एट टॉप, जैसे हम बताया कि हेडर पे आपने वो मेंशन कर रखा है सीईएच, तो वो बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। मल्टीपल रैंडम सर्टिफिकेट विदाउट स्किल्स, अपने जो फ्री सर्टिफिकेट्स होते हैं जनरली हम बहुत सारे लिस्ट कर देते हैं। आपने 10-12 सर्टिफिकेट फ्री में कर रहे हैं तो सारे सर्टिफिकेट को आपने लिस्ट कर दिया, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, जो वर्थ नहीं है, उसकी आपको कोई स्किल्स आपकी एनहांस नहीं हुई है। ऐसे सर्टिफिकेट्स को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा सर्टिफिकेशन मेंशन करना है तो आप मेंशन करो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप उन्हीं पे ही जाइए, उन्हीं को लिस्ट करिए। जैसे कॉम्टिया है, इसी काउंसिल के सर्टिफिकेशंस हैं, सिस्को के हैं, जूनिपर है, ऐसे सर्टिफिकेशन है वो आप लिस्ट यहाँ पे कर सकते हो। देन यहाँ पे एक मैंने बात लिखी हुई है कि सर्टिफिकेशन वैलिडेट स्किल्स, दे डोंट रिप्लेस देम। सर्टिफिकेट वैलिडेट कर सकते हैं आपकी स्किल्स को, अपने स्किल्स को वैलिडेट करने के लिए कुछ करना है तो आपने सर्टिफिकेशन करा, बट वो स्किल्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑलवेज रिमेंबर। देन हमारे पास आता है स्टेप 7 जहाँ पे है कॉमन रिज्यूम किलर्स। अब इंडिया स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो कॉमनली कौन-कौन सी गलतियाँ होती हैं, वो होता है 2-3 पेज का रिज्यूम बना देना अगर आप फ्रेशर हो तो। देन फैंसी डिज़ाइन, आपने मल्टीपल डिज़ाइन बना दिए, फोटोज़ आपने लगा दिए, हेडर फुटर का आपको पता नहीं है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, यानी कि फैंसी रिज्यूम आपने बना दिया, अच्छा दिखने वाला, ऐसा रिज्यूम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल नीट एंड क्लीन रिज्यूम पे जाएँगे, आपके रिज्यूम चांसेस बढ़ते हैं शॉर्टलिस्ट होने में। देन नो गिटहब या लैब मेंशन, अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी आईटी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो तो वहाँ पे यू हैव टू मेंशन योर गिटहब रेपो। नहीं है तो आज ही बनाइए, गिटहब रेपो बनाओ, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लिस्ट करो, उसका लिंक अपने रिज्यूमे में डालो, लिंक्डइन का लिंक नीचे रिज्यूमे में डालो। एंड लिंक्डइन से बात याद आई, अगर आपको लिंक्डइन सेटअप करना सीखना है कि कैसे एक अच्छा लिंक्डइन सेटअप कर सकते हैं तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लाके दूंगा अगर मुझे उस पर गुड अमाउंट ऑफ कमेंट्स रिसीव होते हैं। देन हमारे पास आता है एक्सपर्ट इन काली लिनक्स, ऐसा हमने कई बार रिज्यूमे पे देखा है, तो ऐसी तरह की गलती आपको नहीं करनी है। देन कॉपी पेस्टेड जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने जो कहीं पे देखा उसी को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया रिज्यूमे में, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। स्टेप 8 में हम बात करेंगे कैसा रिज्यूम आपको शॉर्टलिस्ट करवा सकता है। टूल्स मेंशन क्लियरली, जैसे कि हमने अभी देखा। देन हैंड्स ऑन लैब्स और प्रोजेक्ट्स, रोल फोकस्ड रिज्यूमे, सिंपल वन पेज फॉर्मेट, बहुत फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग बुलेट्स, जहाँ पे आपने बताया हो कि ये प्रॉब्लम थी और ये इस प्रॉब्लम को आपने इस मैकेनिज्म से या फिर इस टेक्निक से आपने सॉल्व किया, सिंपल आपको ये दिखाना है। वो कंपनी को दिखाने की आप क्या काम कर सकते हो, आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स में या फिर रिसेंट जॉब में आपने ऐसा क्या काम किया जिससे कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को फायदा हुआ, आप रिज्यूम शॉर्टलिस्ट डेफिनेटली होगा। सीएच ओनली कैंडिडेट पर रिस्क है, लेकिन लैब ट्रेंड कैंडिडेट एक इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आइडियल फ्रेशर रिज्यूम स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला आपका हेडर होगा, देन आपकी टेक्निकल स्किल्स होंगी, देन आपका हेड्स एक्सपीरियंस, देन प्रोजेक्ट एंड देन सर्टिफिकेशन। द फाइनल एडवाइस ये रहेगी, डोंट आस्क व्हेन विच सर्टिफिकेशन शुड आई डू, आस्क व्हाट प्रॉब्लम्स कैन आई सॉल्व ऑन डे वन। सो कोई भी जब जॉब अप्लाई कर रहा है तो वहां पे रिक्रूटर्स को आपको शो करना है कि मैं ये आपकी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम डे 1 पे सॉल्व कर सकता हूँ। सो अगर रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ ये पर्सन परफेक्ट फिट है इस जॉब रोल के लिए, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो ये तो हमने बात करी कि आइडियल रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको 2 रिज्यूम के टेम्पलेट बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेम्पलेट रेडी करके रखे हैं। सो पहला जो यहाँ पे टेम्पलेट है वो है एक्सपीरियंस रिज्यूमे टेम्पलेट। जैसे कि अगर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो किस तरह का रिज्यूम आपका आइडियली होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस रिज्यूम टेम्पलेट, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो ये टेम्पलेट मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन पे है वीडियो के, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस रिज्यूम टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको लिखना है फोन नंबर, ईमेल आईडी, योर लोकेशन एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी और आपके गिटहब का आईडी। देन प्रोफेशनल समरी, आपके प्रोफेशनल समरी यहाँ पे आ जाएगा। जो भी होगा आप चैट जीपीटी से विद द हेल्प ऑफ एआई आप बना सकते हो ऑप्टिमाइज्ड प्रोफेशनल समरी डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल यू आर अप्लाइंग ऑन, उसके हिसाब से आपने प्रोफेशनल समरी आप यहाँ पे डिजाइन करवा सकते हो। देन कोर कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे आ जाती हैं आपकी, उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जैसे कि हमने अभी बात करी। देन की प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हो लिस्ट करो गिटहब पे उसकी। देन एजुकेशन एंड देन लास्ट में आपका सर्टिफिकेशन आ जाता है।
तो ये आपका टेम्पलेट है जो आपको मिल जाएगा। अब इस टेम्पलेट को यूज़ कैसे करना है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक डेमो रिज्यूमे आपके लिए बना दिया है जो आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेम फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अब यहाँ पे योर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, सिटी एंड देन प्रोफेशनल समरी हमने ये डाल दिया। हमारी स्किल जो थी हमने वो मेंशन करी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है एजुकेशन, देन सर्टिफिकेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये डमी रिज्यूमे मैंने रेडी करा है आप लोगों के लिए, एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे जो कि एटीएस में आपकी बहुत हेल्प करेगा रिज्यूम को आगे फॉरवर्ड करवाने में। देन थर्ड हमारे पास आता है फ्रेशर के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तो कैसा रिज्यूम होना चाहिए? सेम आपका मेन आपका टेम्पलेट यहाँ पे आ जाता है। देन फुल नेम, समरी, की स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग अगर आपने करी है कहीं पे, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। अब इसका सेम एक डेमो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। आपका फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन प्रोफेशनल समरी, स्किल्स यहाँ पे आपको इस तरीके से मेंशन करनी है, देन एजुकेशन आपकी, देन सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से रिज्यूम अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ेंगे आगे जाने के, आपके रिज्यूम को आगे फॉरवर्ड होने में। सो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो ऑन रिज्यूमे, how to make a good resume and what things you should avoid while making resume and especially if you are fresher. So I hope आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा एफर्ट अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स के संग या फिर जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के संग शेयर ज़रूर करें इफ़ दे आर अप्लाइंग जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी। So thank you so much for watching this video. Meet the next video. Till then, goodbye and think before you click.